मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो एक ही न्यू टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे MPPSC प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर तैयार करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला वॉल्फिया, दूसरा रिफ्लेशिया, तीसरा लेमना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, वॉल्फिया जो है सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है, और जो रिफ्लेशिया होता है ये सबसे बड़े फूल वाला पौधा होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दूसरे संस्करण में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो आवर्त सारणी का जो सबसे हल्का तत्व होता है वो होता है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व होता है आवर्त सारणी का। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण के जनक यानी फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन माने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो अगला है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? तो इसमें से वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा? तो Na2CO3, इसे यानी वॉशिंग सोडा का ये फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट होगा, पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्रिया है पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में बदलना। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कपूर जो एक ठोस होता है तो उसे जब हम जलाते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो वो इसका एक उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, रिसने वाले पाइप से पानी के फव्वारे बाहर निकलते हैं क्यों? मतलब रिसने जब पाइप में थोड़ी सी छेद वगैरह हो जाती है तो उससे फव्वारे के रूप में पानी निकलता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से? तो इसका सही आंसर होगा, तरल पदार्थ दाब डालते हैं। मतलब कि बी जो आंसर इसका सही होगा। तरल पदार्थ जो उसके अंदर पाइप के अंदर भरा रहता है, उस पाइप में प्रेशर लगाता है, दाब डालता है, जिसके कारण पानी फव्वारे के रूप में निकलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, आवृत्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? तो आवृत्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, मीटर या सेकंड, दूसरा मीटर है, तीसरा सेकंड, चौथा हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, हर्ट्ज जो है आवृत्ति को व्यक्त करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में चमगादड़ों के उड़ने का कारण क्या है? अंधेरे में जो चमगादड़ उड़ लेता है, मतलब उसे रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो किस कारण से उड़ लेता है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। अंधेरे में उनकी दृष्टि बेहतर होती है, अगला आँखों की पुतलियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगें सहायक होती हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। मतलब कि चमगादड़ों के द्वारा अल्ट्रासोनिक जो तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, जिसके कारण वो अंधेरे में भी देख पाते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण ही वो अंधेरे में देख पाते हैं, मतलब कि ऐसा महसूस कर पाते हैं कि किस रास्ते में कहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है क्यों? तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है। मतलब कि जो इसका फिलामेंट होता है वो क्योंकि उसमें बिजली लगातार प्रोवाइड होती रहती है, प्रवाहित होती है, तो क्या होता है कि उसमें जो टंगस्टन का तार लगाया जाता है, जो कि जल्दी से जल्दी गलता नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, अधिक पावर होने के बावजूद। इस वजह से टंगस्टन का फिलामेंट बल्ब के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? तो इसके बाद देखते हैं अगला क्या है।
समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन कौन सा है? तो समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ है, उसे मापने के लिए कौन से किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फेदोमीटर। फेदोमीटर का यूज किया जाता है समुद्र की यानी ओशन की गहराई को मापने के लिए, ठीक है, मेज़र करने के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ये सही आंसर होगा ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर यूज में लाया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मनोभाव शब्द का प्रयोग पहली बार नेहरू जी ने अपनी किस किताब में किया था? तो नेहरू जी ने किस किताब में किया था? तो ये भारत एक खोज जो बुक है उसमें नेहरू जी ने इस शब्द का यूज किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कुछ व्यक्ति हिल स्टेशन की यात्रा पर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं, क्यों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की उपलब्धता मात्रा कम होती है। मतलब कि आपको पता होगा कि जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे और ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है धीरे धीरे, और पहाड़ों में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है इस हिल स्टेशन के कुछ व्यक्तियों को जो अलग जगह से आए हुए होते हैं दूसरे प्रदेशों से, तो वहाँ जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है पानी एवं NaCl के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो बाष्पन के द्वारा पानी और NaCl को मिश्रण का जो है सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, गलता है या उबलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, कपूर जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो पेनिसिलिन एक क्या है? तो ये एक प्रतिजैविक है, ठीक है। डी आंसर इसका सही होगा, प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए होप नाम का मंगल मिशन को किस देश ने लॉन्च किया है? तो होप नाम का जो मंगल मिशन है वो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि ये UAE का मिशन ज़रूर है, लेकिन इसे लॉन्च जापान के द्वारा किया गया है। लेकिन चूंकि ये UAE ने पैसे इसके लिए दिए हैं जापान को अपने नाम से उड़ाने के लिए, तो इस वजह से ये UAE का मिशन कहलाता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। इसरो ने किस देश के अवलोकन के लिए अमेजन 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किस देश के लिए है? तो ब्राज़ील ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, अमेजोनिया 1, ठीक है ना। तो अमेजोन 1 या फिर अमेजोनिया 1 करके है, तो ब्राज़ील का है ये सैटेलाइट, ठीक है। इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से के परिणाम है, मतलब कि ए की कमी के कारण होता है? तो ये कौन सा रोग है? तो ये है रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है किस संगठन ने एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है स्पेस एक्स जो कि कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स। टेस्ला आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कार जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उन्हीं की कंपनी स्पेस एक्स है, जिसने हाल ही में 143 जो उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और इसके पहले जो पिछला रिकॉर्ड था वो भारत के पास था, जो भारत ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ भेजे थे, ठीक है। लेकिन अब जो रिकॉर्ड है स्पेस एक्स के पास है 143 का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है घीघा या गलकंड किसकी कमी से होता है?
तो घेघा या गलकंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग या गलकंड रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? तो पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? तो यकृत, यकृत का कार्य प्रभावित होता है। ठीक है, डी आंसर सही है। इसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसके बाद अगला है, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिका में किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन पूरे बॉडी में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे, 24 घंटे होती है भू स्थिर जो ग्रह होते हैं। ठीक है, तो वो उसकी अवधि कितनी होती है? 24 घंटे घूर्णन की अवधि होती है। ए आंसर इसका सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन की खोज किसने की? तो डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स बेवेज ने की थी डिफरेंस इंजन की खोज। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेवेज को कहा जाता है। ठीक है, तो डी आंसर सही था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? मतलब कि जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जिसे वो नहीं है, तो इनमें से कौन सा है? तो ए डीजल, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक है, रिन्यूएबल। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक शैक्षणिक उपग्रह है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सत्यभामा सेट, ये जो है बी आंसर इसका सही होगा, एक शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला है, एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते, क्यों? तो जब देखते हैं हम आपके कि रिमोट से हम जब दूर लेके जाते हैं, रिमोट दूर लेकर जाते हैं टीवी से, तो क्या होता है कि टीवी रिमोट से जब हम दबाते हैं बटन दूर ले जाने पर, तो काम नहीं करती है, टीवी चेंज नहीं होती, किसी भी चीज़ को बदलते हैं। ठीक है, तो वो क्या किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। इसके कारण अगला देखते हैं, एयर कंडीशनर्स को दीवारों पर ऊंची जगह पर लगाया जाता है, क्यों? तो एयर कंडीशनर जो एसी होता है उसे ऊंची दीवारों पर आपने देखा होगा कि लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है, जबकि जो गर्म हवा होती है, यहाँ पे आप गर्म कर लीजिएगा, गर्म हवा, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, इस वजह से एसी को ऊपर लगाया जाता है, ताकि ठंडी ठंडी जो हवा है वो ऊपर से नीचे की ओर आए, और गर्म जो हवा नीचे की है वो ऊपर की ओर से निकल जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है, पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता है। तो पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता क्या है? तो वन, वन जो है पृथ्वी की गतिशील और जीवित सत्ता है। मतलब क्या है इसका? कि वन है तो जिंदगी है, अदरवाइज जीवन भी समाप्त हो जाएगा पेड़ों के बगैर। तो वो हमेशा पेड़ों का एक बार समाप्त हो गए तो मतलब समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन का भी नहीं हो पाएगा, मतलब कि संभव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जब तक वन है और उनके वन का जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही जीवन संभव है पृथ्वी पर, इसलिए इसका आंसर बी होगा, वन। इसके बाद देखते हैं, पानी की कौन सी विशेषता पानी की बूंदों को गोली आकार देने के लिए उत्तरदायी है? तो पानी की कौन सी विशेषता है? तो ये पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, जिससे पानी की बूंदें गिरती हैं जब जमीन पे, आपने देखा होगा, तो वो गोला आकार धारण कर लेती हैं। तो वो किस कारण से होता है ऐसा? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए बाएं क्षेत्र में कौन सी तरंगे प्रयोग करते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जब आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में वो लोग जाते हैं, तो उन्हें यदि बात करना होता है एक दूसरे से, तो वहाँ पे तो हवा वगैरह रहती नहीं है, तो कैसे बात करते हैं? तो उसके लिए उनके द्वारा रेडियो तरंगे यूज में ली जाती हैं। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्या है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का यूज जो है रॉकेट तकनीकी, यानी रॉकेट की जो टेक्निक होती है उसमें यूज में लिया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का यूज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है
विज्ञान सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियां हैं। विज्ञान को सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियां कौन सी है? तो कक्षा में निर्धारित पुस्तकों से सीखने में, मतलब कि कक्षा में जो पुस्तकें होती हैं स्टार्टिंग लेवल पे कोई भी बच्चा उसी से सीखता है विज्ञान के बारे में, कि विज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। शुरू का जो फिर प्री स्टार्टिंग लेवल होता है तो वो कक्षा की पुस्तकों आई मीन क्लास की जो बुक्स हम पढ़ते हैं बचपन से ही, तो उसके माध्यम से ही वो सीखता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष बल दिया? तो कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो राजीव गांधी। बी आंसर इसका सही है। राजीव गांधी ने ही काफ़ी ज़्यादा बल दिया था कंप्यूटर के क्षेत्र में, और वही उन्हीं के टाइम पर ये सब चीज़ें भारत में विदेशों से लाई गई थी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं आईटी वगैरह। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है क्या अगला है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसमें से पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर जो होता है उससे पवन का वेग मापा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसका आंसर क्या होगा? बी, पवन का वेग। अगला जो है, बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु स्थित जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आज की वीडियो में हमने 38 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, ये सारे ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि से, तो इन सभी को आप नोट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।